हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, और रेफरेंस किसका लेना है, ले चेटलर प्रिंसिपल का। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन एनी केमिकल इक्विलिब्रियम is subject to any type of stress, the equilibrium shift in such a way as to reduce the stress। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार से प्रेशर देते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, आप अगर आप कोई भी, देखिए एक रिएक्शन है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में है, और अभी आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रेस मतलब एक तरीके से प्रेशर दे रहे हो, तब आपको कह रहे हैं कि ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में स्थापित हो जाएगी जहाँ पे उसको स्ट्रेस कम लगे। बिल्कुल सही बात है। केमिकल इक्विलिब्रियम यही तो कहता है कि ले चेटलर प्रिंसिपल, अगर इक्विलिब्रियम में है और आपको इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करते हो तो उसका ये अपोज करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, आपको हैबर प्रोसेस के लिए ये रिएक्शन गिवन है N2+3H2 गिव्स इक्विलिब्रियम में 2NH3। अब क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक है। अब आगे क्या कहा है कि द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड की तरफ चली जाएगी। आपको ये बताना है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अच्छा, एक बात देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक है, मतलब इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है ना। और अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एक तरीके से क्या होगी, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब ये एंडोथर्मिक की तरफ जाएगा, जिससे अमोनिया का प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को क्या करवाना है, हमें तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में रखना है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। देखिए, इसको पढ़िए आप। ये कहा है कि इन काइनेटिक स्टडीज़ ऑफ द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा होगा। फर्स्ट है रेट ऑफ अ रिएक्शन मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए कह रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि रिएक्शन की कंसनट्रेशन से हो सकता है ये। ऐसा क्या आपने एग्जांपल देखा होगा जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसनट्रेशन पे या रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, आप सबको पता होगी ये बात। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं कि इनकरेक्ट क्यों है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो हमारी, उसका हाफ लाइफ उसके इनिशियल कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, आपको अगर इसका फॉर्मूला याद होगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, ये होता है 1/k ए नोट। और ए नोट क्या है, इनिशियल कंसनट्रेशन है, मतलब जो हमारा हाफ लाइफ टाइम है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसनट्रेशन के। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, तब इसी वजह से ये हमारा क्या है, गलत है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो। नहीं, देखिए मोलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। डी है, द फास्टर स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इफ़ अ रिएक्शन अकर इन सेवरल स्टेप। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर फास्टर रिएक्शन होता है जो, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, नहीं, जो हमारा स्लो स्टेप होता है ना वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत। तो कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है हमारा, यहीं पे देख लेते हैं इसको। रेशो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज़, रेशो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज़ ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल। आपको बताना है डायटोमिक मोलिक्यूल के लिए मोलर हीट कैपेसिटीज़ का रेशो बताना है। अच्छा, कैसे बताएंगे, देखिए हमारा जो CV होता है ना, CV कितना होता है, 5/2 × R, ये होती है मोलर हीट कैपेसिटी CV। अब
सी पी कैसे निकालेंगे फिर? वैसे तो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, सी पी माइनस सी वी इजक्वल्स टू आर, मेयर फॉर्मूला होता है। सी वी की वैल्यू 5/2, ये उधर जाके क्या होगा प्लस, तो सी वी प्लस आर इजक्वल्स टू सी पी। हम आर जब इसमें ऐड करेंगे, इस वैल्यू में हम जब आर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 इंटू आर, ये होगी। ठीक है, अब सी वी कितना है 5/2 आर, और सी पी कितना है 7/2 आर। बस इन दोनों का ही क्या निकालना है, रेशो। रेशो को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा सी पी अपॉन सी वी। बस वैल्यू पुटअप करनी है, 7/2 इंटू आर अपॉन 5/2 इंटू आर। आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5.4, यानी कि गामा की वैल्यू है। फिर इनका रेशो कितना है 1.4। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा 1.4 है ही नहीं, लेकिन इसमें क्या था, ऑप्शन में इनकरेक्ट दिया हुआ है, तब हमारा वैसे इन्होंने सी माना है 1.3, लेकिन नहीं, इसका क्या होगा 1.40 फॉर डायटोमिक गैसेस के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही होगी, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।